अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। और आज आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान फिर हाज़िर है। और आज जो है ना मेरी फ़ेवरेट वीडियो है एंड आई एम श्योर ये आपकी भी फेवरेट वीडियो होगी, क्योंकि महीने में एक दफ़ा हम लोग आपसे जो सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको कंबाइन करके एक स्पेशल जो है वीडियो बनाते हैं। आज बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मल्टी बैगर ढूंढने का आसान तरीका बताएं ताकि हम अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। इसके साथ साथ रिफाइनरीज़ की क्या आउटलुक है, और वो लोग हमारे, और ये मैं खुद भी एडमिट करता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि यंग, अगर आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो आपने अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे जो है वो प्लान करना है। लेकिन वो लोग जो किसी वजह से जो है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी की प्लानिंग में थोड़े से पीछे रह गए, उनकी एज जो है 45 या 55 हो गई है, रिटायरमेंट भी करीब है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी अवेलेबल नहीं है, वो किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं, तो वो भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा वैल्यू और बहुत ज़्यादा अमेजिंग डिस्कशन होने वाली है। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के मेंबर ने अपना नाम जो है वो नहीं बताया, अनोनिमस अकाउंट से जो है इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उससे मैं 100% श्योर हूँ कि आप एक वैल्यू इन्वेस्टर ऑलरेडी हैं। और इनका क्वेश्चन है, मेरे पास स्क्रीन पे भी आ गया है, टेल अबाउट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी डेट कैन सेव अस इवन इफ़ रिसेशन कम्स। यानी कि अगर कभी रिसेशन, पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं लग रही, स्टॉक मार्केट की आउटलुक आपको बहुत अच्छी नहीं लग रही, मार्केट जो है ओवर हीट हो गई है, तो बेयर मार्केट आने के चांसेस हैं, तो फिर कंपाउंडिंग जो है वो कैसे कंटिन्यू करनी है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, और इस सवाल का आंसर ढूंढना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सब ने वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ वेल्थ प्रोटेक्शन भी करनी होती है। पीस ऑफ माइंड भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग, अगर लेट से आपके पास 10 लाख रुपए थे, आपने उसको ग्रो करके 50 लाख तक पहुंच गए, तो फिर आपने वो जो ड्रॉ डाउन आता है कभी कभी, उससे भी बचना होता है। आपने मेक श्योर करना होता है कि आपका जो 50 लाख है वो ग्रो करता रहे बेयर मार्केट में भी। अब उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसके लिए पहले ना एक चीज़ समझ लेते हैं। PSX का जो लास्ट 25 ईयर का रिटर्न है वो है एवरेज 18%। लेकिन ये हर साल 18% नहीं होता। आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों से 50% कभी 80%। तो आप, ये बड़ा एक स्पेशल चार्ट है, और ये मैं इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में सबके साथ शेयर भी करता हूँ। अगर हम पिछले 36 ईयर्स देखें तो उसके अंदर 13 ईयर्स जो हैं वो रेड के हैं, और बाकी 23 ईयर्स जो हैं वो ग्रीन के हैं। और फिर इन सब का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो एंड में आपको 18% देता है। मैं आपको जैसे बताता भी हूँ कि जब बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है तो एवरेज एक साल में तकरीबन 30 से 35% रिटर्न आता है। और इसी तरीके से जब बेयर मार्केट चल रही होती है तो एवरेज जो है वो कोई ऐसे -10% के आसपास आता है। तो अगर हम ये सीख लें कि बेयर मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, और चलें 13 में से सारे साल हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, लेकिन अगर 8-9 भी प्रिडिक्ट कर लिए, तो हमारा जो एवरेज रिटर्न है 18% का एक साल का, वो बढ़ के 22 से 23 तक भी जा सकता है। और आपको तो पता है कंपाउंडिंग में 2-3% भी इंक्रीज हो तो उसका एंड इफेक्ट कितना ज़्यादा होता है। तो असल में स्ट्रैटेजी ये होती है कि जब आपको लग रहा हो कि इंटरेस्ट रेट जो है अब बढ़ने लगे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी में करंट अकाउंट डेफिसिट भी आने वाला है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ गई है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के रिजर्व्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हैं, और स्टॉक मार्केट जो है उसका पी रेशो जो है, यानी कि उसकी वैल्यूएशन जो है वो भी 13-14 पे पहुंची हुई है। तो फिर आपको जब बेयर मार्केट के चांसेस लग रहे होते हैं तो आप अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट से मूव करके फिक्स्ड इनकम की तरफ ले आते हैं। अब जब हम ये स्पेशल लेक्चर बूम बस साइकिल का, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है, जब हम इसको अपने मेंबर्स को एक्सप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर उस टाइम पे हम फिक्स्ड इनकम में 10% रिटर्न कमा रहे होंगे एक साल में, तो फिर कंपाउंडिंग स्लो हो जाएगी। तो फिर मैं उनको समझाता हूँ कि आपकी कंपाउंडिंग जो है वो अच्छी हो रही होगी, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट की बेयर मार्केट में रहते तो आप -10% कमाते। लेकिन उस कुछ सालों के लिए जब आप फिक्स्ड इनकम में चले जाते हैं और +10% कमा लेते हैं, तो आपकी जो कंपाउंडिंग है वो और अच्छे तरीके से हो जाती है। और मेरे 10 साल के इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस में सब रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं कहता हूँ कि अगर आप सबसे कम टाइम लगा के कोई ऐसी स्किल सीख सकते हैं जिससे आप इंडेक्स को बीट कर सकते हैं और अपने एनुअल रिटर्न को 18 से बढ़ा के 22, 23, 25 तक लेके जा सकते हैं, तो आप बूम बस साइकिल का जो फ्रेमवर्क है ना वो सीख लें। सिर्फ अगर आप इंटरेस्ट रेट्स, ऑयल प्राइसेस, IMF का रोल पाकिस्तान की इकॉनमी में, इसके साथ साथ जो पी रेशो चल रहे होते हैं उस वक्त मार्केट में, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट की आउटलुक होती है, अगर आप ये 4-5 चीज़ें ही सीख जाएंगे और कुछ भी कंपनी के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उन सालों में जब बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है इंडेक्स इन्वेस्टिंग करें, और उन सालों में जब बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑफ हो गया है तो आप अपना कुछ पोर्शन सेविंग्स का जो है
वो फिक्स्ड इनकम में शिफ्ट कर दें। टू सम इट ऑल ऑफ, बेयर मार्केट की स्ट्रैटेजी होती है कि आप कोशिश करते हैं पहले से आपको पता चल जाए कि जब पी रेशोज़ बहुत ऊपर चले गए हैं, रिजर्व्स अब नीचे आने की ट्रजेक्टरी पे शुरू हो गए हैं, इंटरेस्ट रेट भी बहुत नीचे थे और अब बढ़ने के चांसेस हैं, तो फिर आप कुछ पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो, स्पेशली वो कंपनीज जो मल्टी बैगर्स नहीं होती, उनको आप सेल करके फिक्स्ड इनकम में मूव कर देते हैं। और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके पास और अच्छा ऑप्शन होता है, वो क्योंकि रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वापस फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट भी करा सकते हैं, तो वो डिवैल्यूएशन से भी बच जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और हसन फवाद साहब पूछते हैं कि आई एम ऑलमोस्ट 50 years old. If I invest 2 million, what return can I expect in 5 and 10 years if I invest in blue chips only and refrain from day trading? Or is it too late since soon I will be 60? तो अगेन वही एक बंदे के माइंड में आता है कि मुझे शुरू में किसी ने गाइड नहीं किया, मैं अपनी 30s में 40s में कंपाउंडिंग नहीं कर पाया, तो अब मैं 50 का हो गया हूँ, 10-15 साल में रिटायरमेंट भी हो गई है, तो क्या मैंने जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दी है? और मैं हसन फवाद साहब को कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। एक तो आपने जो अपने क्वेश्चन में बोला ना कि मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं ब्लू चिप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करूँगा, उसी से शो होता है कि आप जो है ऑलरेडी फाइनेंशियली लिटरेट हैं। और मैं आपको गाइड भी करता हूँ कि इवन तो आपकी रिटायरमेंट जो है 10-12 साल में होने वाली है, लेकिन फिर भी आपके पास अभी जो इन्वेस्टमेंट है उसी से आप कैसे जो है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी जो है और अपनी रिटायरमेंट जो है उसको प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज से चले जाते हैं 10-12 साल आगे और सोचते हैं कि अब जो है हम रिटायरमेंट पे आ गए हैं, अब हमें जो अपने सारे खर्चे हैं उसकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी बढ़ गई होगी क्योंकि महंगाई हो जाती है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें 10 साल बाद जो है हर महीने 3 लाख रुपए चाहिए। अब उसके हिसाब से हम अपनी इसकी बैकवर्ड वर्किंग करते हैं। अब आज से 10-12 साल बाद अगर आपने 3 लाख रुपए आपको हर महीने चाहिए तो उसकी सोर्सेज क्या क्या हो सकती हैं? एक हो सकती है कि जैसे आपके पास अभी सेविंग्स हैं, आप उनको कंपाउंड करें और फिर वो जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देंगी 10 साल बाद, वो एक सोर्स हो सकती है। फिर बहुत ज़्यादा लोग जो है उनको पेंशन रिसीव होती है अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं। फिर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होते, किसी प्राइवेट कंपनी में होते हैं, तो एक आपका पूरा पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड जो है वो एक्यूमुलेट हुआ होता है, वो एक साथ आपको मिल जाता है या आपको मंथली बेसिस पे उससे इनकम आने लग जाती है। फिर भी अगर आपके पास जो आपका मंथली टारगेट है 3 लाख रुपए का, अगर वो मीट नहीं हो रहा हो, तो फिर आप क्या करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ साल जो है प्राइवेट सेक्टर में अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कुछ सालों के लिए काम कर लेते हैं और जो डेफिसिट होता है उसको उससे फुलफ़िल कर लेते हैं। तो आइए इसकी प्लानिंग करते हैं, देखते हैं अगर किसी 50 ईयर ओल्ड 48 ईयर ओल्ड के पास आज 2 से 3 मिलियन की सेविंग है तो वो अगले 10-15 सालों के अंदर जो है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी जो है वो किस तरीके से अचीव कर सकता है। सो सबसे पहले जो हमारा टारगेट है 3 लाख रुपए का जो हमें मंथली इनकम चाहिए, उसके अंदर हम 1 लाख तकरीबन जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमें पेंशन से आ रहा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में एक गुड पोर्शन ऑफ द सैलरी जो है वो आपको हमेशा जो है वो पेंशन में मिलती रहती है, और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो सेम अमाउंट जो है आपके प्रोविडेंट फंड जब आपको मिलेगा, जब आप उसको पैसिवली इन्वेस्ट करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ मंथली इनकम जो है आपको वहाँ से आ जाएगी। अब हम यूज़ करते हैं जो हमारी करंट सेविंग्स हैं और देखते हैं उसको अगर हम कंपाउंडिंग पे लगाएंगे तो हमें कितनी इनकम जो है पैसिव इनकम जो है जनरेट हो सकती है आज से 10-12 साल बाद। तो अगर हम 25 लाख रुपए से स्टार्ट करें और इसको 17-18% जो कि स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म रिटर्न है इसको कंपाउंडिंग पे लगा दें और अगले कुछ महीनों में मज़ीद कोई एडिशन ना करें, तो ये अमाउंट 12 साल में जो है 3 दफ़ा डबल हो जाती है। रूल ऑफ 72 याद रखें, 18% रिटर्न, 72 से 18 को डिवाइड करेंगे, 4 का आंसर आपको मिलेगा, यानी कि हर 4 साल में पैसे डबल, 8 साल में 2 दफ़ा डबल और 12 साल में 3 दफ़ा डबल। तो जो 25 लाख रुपए हैं वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास आपका पोर्टफोलियो जो है वो स्टॉक मार्केट आपको जनरेट करके दे सकता है। और फिर अगर हम सोचें कि हमारे पास पोर्टफोलियो जो है वो 2 करोड़ का जनरेट हो गया और उससे हम जो है पैसिव इनकम के अगेंस्ट जो है अपने सारे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, और हम अज्यूम करें कि हर साल हमें जो है 8 से 9% डिविडेंड जो आता है उसको हम स्पेंड कर देते हैं और पोर्टफोलियो जो है वो खुद ग्रो होता रहता है इन्फ्लेशन के साथ, तो फिर 1.5 लाख रुपए जो है पैसिव इनकम यहाँ से भी जनरेट हो जाती है पर मंथ। अब रह गया डेफिसिट 50,000 का। अब इसके में 2 ऑप्शंस हैं, या तो जो अगले 12 साल हैं उसके अंदर हम मंथली बेसिस पे सेविंग करें और इतना पोर्टफोलियो जनरेट कर लें कि उस पोर्टफोलियो से भी हमें जो है एडिशनल 50 से 75,000 की पैसिव इनकम आने लग जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम पोस्ट रिटायरमेंट जो है 5-6 साल एक्स्ट्रा वर्क करके जो उससे सैलरी आएगी उससे अपने पोर्टफोलियो को मज़ीद बढ़ा लें। तो अगले 12 साल में हर महीने कितना सेव करना होगा
टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो जिससे आपको हर महीने पैसिव इनकम ऑफ 60-70,000 जो है वो जनरेट हो जाए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ARN फाइनेंशियल्स का SIP कैलकुलेटर। बेसिकली आपने क्या करना है कि SIP कैलकुलेटर में डिफरेंट नंबर्स पुट करके मंथली सेविंग के चेक करना है कि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो जो मैं मंथली कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, जो मैंने लम सम इन्वेस्टमेंट की है वो अलग, जो मैं मंथली कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ उससे तकरीबन 1 करोड़ रुपए का हो जाए, ताकि 1 करोड़ से जो 8-9% की डिविडेंड यील्ड हर साल आएगी तकरीबन 8 लाख रुपए, तो वो महीने के जो हैं तकरीबन 70,000 रुपये हो जाएंगे जो मेरा डेफिसिट था। और हर महीने अगर मैं तकरीबन 20,000 रुपये सेव करने लग जाऊँ और उसको भी इन्वेस्ट करने लग जाऊँ तो मेरा जो कंबाइंड पोर्टफोलियो होगा आज से 12 साल बाद वो हो जाएगा तकरीबन 3 करोड़ रुपये। और 3 करोड़ रुपये से मुझे तकरीबन 25 लाख की जो है एनुअल पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी, जो कि महीने की 2 लाख रुपए बनती है। और 1 लाख का कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरी पेंशन से या जो मुझे प्रोविडेंट फंड मिलेगा उसको मैं पैसिव इनकम पे लगा के जनरेट कर सकता हूँ। तो आप देखें 50 की एज में जाके भी अगर आपके पास 20-30 लाख रुपए की सेविंग है और आप आज से भी महीने के 20,000 रुपये सेव करते हैं तो भी आप एक डिसेंट रिटायरमेंट जो है वो प्लान कर सकते हैं। और यहाँ ये भी याद रखें कि हम लोग जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं हर महीने वो सिर्फ जो एक तरह से पैसिव इनकम जनरेट हो रही है, डिविडेंड्स आ रहे हैं, उसी से अपने मंथली एक्सपेंसेस कर रहे हैं। हमारा जो पोर्टफोलियो है वो अभी भी ग्रो हो रहा है और फ्यूचर में हम उसको नेक्स्ट जनरेशन पे पास ऑन भी कर सकते हैं ताकि वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी जो है और अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। अच्छा, यहाँ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है ना शेयर करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनको थोड़ी सी पेंशन भी रिसीव हो रही होती है, साथ साथ उनको जो है ना 1 लाख की एडिशनल पैसिव इनकम चाहिए होती है ताकि वो रिटायरमेंट में जो है अपने खर्चे चला सकें। और बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में क्या करते हैं कि उन्होंने ओवर द ईयर्स अपनी जो सेविंग की होती है उससे एक कोई अपार्टमेंट या घर पे रेंट दे देते हैं और रेंट जो है 1 लाख रुपए का आ रहा होता है और उससे जो है वो अपने मंथली एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं। अब अगर आप थोड़ा सोचें कि जो आपको मंथली रेंट आ रहा है अगर 1 लाख का, तो उस घर की वैल्यू, उस अपार्टमेंट की वैल्यू जो है 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए होती है और वो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए रेंट जो है जनरेट करके दे रहा है। यही पोर्टफोलियो अगर आप 50 से 60% स्टॉक मार्केट के डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें और 40 से 50% जो है वो फिक्स्ड इनकम में लगा दें तो आपकी मंथली जो पैसिव इनकम जनरेट हो रही है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। और आपकी जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो रियल एस्टेट से बेहतर कंपाउंडिंग आपको करके देता है, तो आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी अगले 10-12 सालों में। तो ये एक डायकॉटमी जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि यंग लोगों में तो हम लोग बहुत बोलते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं और ये करते हैं, सेविंग नहीं करते। बट इवन जो हमारे एल्डरली इंडिविजुअल्स भी जो हैं वो जब इस तरह की चीज़ें करते हैं और इतनी कम पैसिव इनकम जनरेट कर रहे होते हैं और इन्फीरियर एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये भी एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और मेरी स्क्रीन पे भी आ गया है। मोहम्मद अहमद ख़ान साहब पूछते हैं हपको के फ्यूचर के बारे में बताएं, BYD इंटीग्रेशन के बारे में बताएं। तो बिल्कुल BYD जो है हपको उस ब्रांड को लेकर आया है पाकिस्तान में, 2-3 गाड़ियाँ जो हैं लॉन्च भी हो गई हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है ऑन हपको's फेयर वैल्यू वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम हपको के थोड़े थोड़े बिजनेसेस जो हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। और इस पर हमने एक बड़ी स्पेशल वीडियो भी आज से तकरीबन 1 साल पहले बनाई थी जिसमें डिटेल में हपको के जितने भी बिजनेसेस हैं, IPPs, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, BYD और इसके अलावा 1-2 और छोटे बिजनेसेस भी हैं, उन सबको डिटेल में उनकी सारी डायनामिक्स जो हैं एक्सप्लेन की हुई थी। और आज भी इतनी एवरग्रीन वो वीडियो है कि आज भी वो आप खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आज की बात हो रही है। ये पावर होती है कि जब एक दफ़ा आप बिज़नेस को ओनर की तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो 1 साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं और कभी कभी आपको जो है उन चीज़ों को अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो पिछले 1-1.5 साल में छोटी मोटी अपडेट्स हुई हैं, एक चीज़ ये हुई है कि इनकी जो IPPs हैं, स्पेशली जो CPEC प्रोजेक्ट में हैं, जिसमें चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी जिसको हब को जो है 47.5% ओन करता है, क्योंकि पाकिस्तान में सर्कुलर डेट जो है इंप्रूव हो गई है तो वहाँ से डिविडेंड जो हैं अच्छे तरीके से आने लग गए हैं। इसी वजह से हबको ने अपना डिविडेंड जो है वो भी थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया है पिछले 2 सालों में। और अब कंपनी हर क्वार्टर जो है ₹5 की डिविडेंड पॉलिसी जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए उन्होंने एक तरह से अप्रूव की हुई है। और उस हिसाब से अगर देखें तो साल का अगर ₹20 का डिविडेंड आ रहा हो तो फिर जो है एक बहुत अच्छा डिविडेंड स्टॉक भी ये बन जाता है और इसकी डिविडेंड यील्ड तकरीबन 8-9% की रेंज में बन जाती है। लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड भी हबको का काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ, पिछले 1.5 साल से मैं कह रहा हूँ, जब से BYD लॉन्च हुई है बहुत ज़्यादा लोग
साजगार की हाइप में आके सोचते हैं कि अगली बड़ी ब्रांड जो पाकिस्तान में आ रही है वो BYD है, तो हब को भी नेक्स्ट साजगार होगा, यानी कि वो जो रिटर्न साजगार ने दिए पिछले 2 साल में वो हब को भी दे सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, और उसका रीज़न ये है, और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में भी बताया था कि एक जब कोई नई गाड़ी अच्छी लॉन्च होती है तो आपने देखना होता है कि उससे कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है। तो BYD के केस में अगर हम सोचें कि 25,000 गाड़ियाँ भी एक साल में बिक जाती हैं और हर गाड़ी पे जो है 10 लाख रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ये बन गया साल का 25 अरब रुपए का प्रॉफिट। फिर हम इसको 10 का P रेशो भी दे देते हैं, तो एक तरह से अगर बहुत अच्छी गाड़ियाँ हप्को की या BYD की बिकने लग भी जाएं 25,000 एक साल में और हर गाड़ी पे अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा हो, तो फिर भी जो टोटल वैल्यू जनरेट होगी इस प्रोजेक्ट से वो बन जाती है तकरीबन 250 बिलियन रुपीस, और ये एक तरह से बेस्ट केस सिनेरियो है। फिर हम देखते हैं कि अगर इस प्रोजेक्ट से 250 अरब रुपए की वैल्यू जनरेट होगी तो हप्को के शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा। और आपको जैसे पता है कि हप्को जो है मेगा मोटर्स को 50% ओन करता है, तो 250 बिलियन में से 125 बिलियन जो है वैल्यू एडिशन हो जाएगी हप्को में, और हप्को जो है उसका मार्केट कैप जो है ऑलरेडी 300 अरब रुपए है। तो अगर BYD की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बिकने लग भी जाती हैं, ये सब कुछ हो भी जाता है, तो भी जो वैल्यू एडिशन होगा वो करंट मार्केट कैप के हिसाब से सिर्फ 40% है। तो क्योंकि हप्को के पास ऑलरेडी इतने बड़े बड़े इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं, तो अगर एक और बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स तो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन उस तरह के रिटर्न नहीं दे सकता कि 5x 10x हो गया अगले 2-3 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है रिफाइनरीज़ के आउटलुक के बारे में, और उसके बाद हम मल्टी बैगर्स कैसे ढूंढते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। लास्ट फ्यू मंथ्स में ये जो USA ईरान की कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी उसमें भी हमने आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड किया, पूरा बताया कि बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है, और अगर कभी इस तरह की वॉर की वजह से ऑयल प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो भी जाए, डेटा के साथ आपको शो किया कि 6 महीने के अंदर इवन दो कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहे ये नीचे आ जाती है, क्योंकि सप्लाई चेन्स एडजस्ट हो जाती हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल वो चीज़ें जो पिछले साल 2025 में उस टाइम हुई थी जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी, वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। 2025 के शुरू के 6 महीने भी स्टॉक मार्केट के लिए साइडवेज थे, और फिर जब पाकिस्तान इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट हुई और उसमें पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल रैंकिंग जो थी वो इम्प्रूव हुई, और फिर एक अच्छा बजट भी आ गया, जो सारी अनसर्टनटीज़ थी लोगों के माइंड में वो क्लियर हो गई, तो फिर अगले 6 महीनों में कितनी अच्छी रैली जो है स्टॉक मार्केट ने देखी। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, फर्स्ट 6 मंथ्स में USA ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मार्केट ने जो साइडवेज का एक फेज़ लेना होता है, कूल डाउन होता है, वो भी हो गया। बजट की अनसर्टनटीज़ जो थी वो भी अब क्लियर हो गई। सुपर टैक्स, मैं आपको बताता था पिछले 6 महीने से वीडियोज़ में कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी फैसला किया हुआ है कि सुपर टैक्स जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना है, ताकि पाकिस्तान में FDI जो है हम अट्रैक्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ऐसे हुई हैं कि अब ऐसा लगता है कि 2025 का जो सेकेंड हाफ था वो 2026 में भी मोस्ट प्रॉब्ली रिपीट होगा। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और डिटेल में चीज़ें समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे जाके हमारी जो SCCP रजिस्टर्ड सर्विसेज हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें, और हम आपको रीच आउट करेंगे। अब आ जाते हैं मोहम्मद असलम साहब के क्वेश्चन पे, और वो कहते हैं, सर व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ रिफाइनरीज NRL एंड ATRL एंड सिनर्जी। तो रिफाइनरीज़ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो बजट में बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई, इतने सालों से जो रिफाइनरी अपग्रेडेशन में रोड ब्लॉक्स बने हुए थे वो फाइनली क्लियर हो गए हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगले कुछ हफ्तों में ही रिफाइनरीज़ की तरफ से अनाउंसमेंट्स आने लग जाएंगी कि हम लोग रिफाइनरी अपग्रेडेशन जो है वो करने जा रहे हैं। और सारी रिफाइनरीज़ जो हैं ऑलमोस्ट 500-600 मिलियन डॉलर से लेके कुछ रिफाइनरीज़ तो $2 बिलियन की अपग्रेडेशन भी कर रही हैं। तो आप देखें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज़ में होने जा रही है, और कुछ रिफाइनरीज़ का मार्केट कैप जो है वो आजकल $100 मिलियन के आसपास है, क्योंकि ये पिछले कुछ 1-2 सालों से जो नेगेटिव डेवलपमेंट्स हुई, फर्नेस ऑयल पे लेवी लग गई, उसकी वजह से ये एक डिसएडवांटेज्ड सेक्टर बन गया था, जिसको जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब जो है वो पॉलिसी रिवर्सल आ गया है, रिफाइनरीज अपग्रेड होंगी, और ये सेक्टर भी जो है एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर जो है वो स्टॉक मार्केट में बनने की उम्मीद है। अब इसमें जिस कंपनी के पास थोड़े से स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस हैं, और वो लकीली जो है कैश रिच कंपनी भी है, वो है अटक रिफाइनरी। जो लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं पूरा और देखते हैं, जैसे हर हफ्ते में जब पेट्रोल और डीजल की प्राइस भी अनाउंस होती है, तो उसका जो पूरा तरीका है वो ये है कि बाहर से आप जो पेट्रोल डीजल मंगाते हैं उस पर जो प्रीमियम होता है वो एक तरह से प्राइसिंग में सेट होता है। लेकिन अटक रिफाइनरी जो है ये, क्योंकि लोकल क्रूड जितना हम लोग KPK वाली साइड पे सारा एक्सप्लोर करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है, तो अटक रिफाइनरी को उस प्रीमियम को, क्योंकि ये इंपोर्ट नहीं कर रहे होते,
थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। और आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में OGDC इतनी ज़्यादा ऑयल की डिस्कवरीज कर रहा है, मारी एनर्जीज़ जो है इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज कर रहा है। तो ये जितनी भी लोकल ऑयल की डिस्कवरीज होती हैं उसमें 90% चांसेस होते हैं कि ये क्रूड जो है एंड में अटक रिफाइनरी में आके ही रिफाइन होगा। तो आज अगर अटक रिफाइनरी जो है 70% पे ऑपरेट कर रही है, तो ये जो नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं उससे ये 90% पे भी ऑपरेट कर सकती है आज से 2-3 साल बाद। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि ये ग्रुप जो है अटक सीमेंट को भी ओन करता था और उन्होंने एग्जिट किया, उससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को जो है बहुत अच्छी प्राइस मिल जाती है अपने शेयर्स को सेल करने के लिए। तो हो सकता है फ्यूचर में, और ये हमने देखा भी है जब भी सऊदी डेलीगेशन आती है तो बात होती है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है वो अटक रिफाइनरी में आ सकती है। ऑब्वियसली रूमर्स होते हैं बट क्योंकि कुछ हिस्ट्री है कि ये ग्रुप पाकिस्तान से एग्जिट करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में कहीं जाके अटक रिफाइनरी की भी ऐसी कोई डील हो जाए, बट ऑब्वियसली इसमें टाइम भी लग सकता है। अच्छी बात यह है कि कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत वैल्यूएबल लैंड भी है इनके पास, और रिफाइनरी सेक्टर को भी देखें तो लोकल एडवांटेजेस जो हैं इस कंपनी के पास मौजूद हैं, और आई थिंक ये बेस्ट प्लेस्ड है इस रिफाइनरी पॉलिसी से फ़ायदा उठाने के लिए। और यहाँ मैं क्लियर करता जाऊँ कि नन ऑफ दिस इज़ फाइनेंशियल एडवाइस। हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। मैं हमेशा आपको 3 स्टेप प्रोसेस बताता हूँ, फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन वेरीफाई एंड देन इन्वेस्ट। ये स्टेप वाइज प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। और इस इन्वेस्टिंग कंपाउंडिंग की जर्नी पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टी बैगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको भी यकीनन इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। कुर्रतुल ऐन पूछते हैं, बल्कि मैं 2 क्वेश्चंस कंबाइन कर लेता हूँ, कुर्रतुल ऐन और मोहम्मद अब्दुल रहमान का। हाउ टू नो दैट अ पर्टिकुलर स्टॉक हैज़ रीच्ड इट्स फेयर वैल्यू, जस्ट मेक अस एन एक्सपर्ट इन कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। और फिर दूसरा पार्ट है, हाउ टू पिक मल्टी बैगर स्टॉक, प्लीज मेक डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक अगेन, विच फैक्टर्स टू कंसिडर टू इन्वेस्ट इन अ मल्टी बैगर। तो जिन लोगों को मल्टी बैगर का इतना आइडिया नहीं है, मल्टी बैगर बेसिकली वो स्टॉक है जो कि अगर एक एवरेज स्टॉक मार्केट की कंपनी 18% हर साल इंक्रीज हो रही होती है तो वो 25 से 30% जो है आपको रिटर्न दे रहा हो। और अब आप देखें लंबे अरसे पे एक पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है कभी कोई इंटरेस्ट आ जाता है, कोई न्यूज़ आ जाती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन अगर 10 साल 20 साल के लिए एक चीज़ ने 25% 28% पे कंपाउंड होना है तो एक्चुअल उसका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमा रहा होगा तो वो इंक्रीज़ होगा ना बार बार, वरना अदरवाइज एक चीज़ जो अपनी वैल्यू खुद इंक्रीज़ नहीं कर रही उसको आप कितना पंप कर लें। तो जो बिज़नेस का पूरा एक मॉडल है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और उसका जो ROIC है जो हम आपको हर वीडियो में बताते रहते हैं, वो ROIC इटसेल्फ जो है वो 30% के आसपास होना चाहिए। क्योंकि ROIC होता है कि आपने उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जितनी इन्वेस्टमेंट की उससे हर साल कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो यानी कि अगर कोई बिज़नेस जो है 1 लाख रुपए में शुरू हो रहा है और उस पर 30,000 रुपये का हर साल प्रॉफिट आ रहा है तो 30% ROIC बन जाता है। तो कुछ जो चीज़ें जो इस ROIC को हाई ROIC में कन्वर्ट करती हैं वो ये होता है कि आपकी जो सेल्स हैं वो कैश पे हों, आपको अपने कस्टमर को क्रेडिट ना देना पड़े, वरना तो अगर आपको क्रेडिट देना होगा तो आपको उस बिज़नेस को चलाने के लिए उसमें मज़ीद पैसा जो है वो जितनी ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा पैसा इंजेक्ट करना पड़ेगा, और कैपिटल रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस इंक्रीज हो जाएगा, ROIC रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, फिर जितना ज़्यादा महंगा प्लांट होगा इनिशियली उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ROIC नीचे आ सकता है, अगेन क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 कॉम्बिनेशंस मैंने देखी हैं जिससे एक हाई ROIC बिजनेस बनता है कि या तो उसका जो प्लांट है वो एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट हो, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना हो, और उसके साथ साथ फिर वो एक तरह से अपने कस्टमर को क्रेडिट दे सकता है। लेकिन अगर प्लांट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है तो फिर कस्टमर को क्रेडिट देने के साथ साथ हाई ROIC बिजनेस बनना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ी सी इनफॉर्मल इकोनॉमी भी है, इनफॉर्मल बिजनेसेस भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो ऐसे सेक्टर में मल्टी बैगर मिलने के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं जहां इनफॉर्मल प्लेयर्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हों, क्योंकि वो सेल टैक्स भी इवेट कर रहे होते हैं और वो इनकम टैक्स भी नहीं दे रहे होते, तो वो अपनी प्राइस उस हिसाब से रखते हैं, और फिर जो डॉक्यूमेंटेड प्लेयर होता है वो उस प्राइस पे सेल टैक्स भी देता है, इनकम टैक्स भी देता है, तो उसका रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ आप नोट कर लें टू फाइंड मल्टी बैगर्स। सो मल्टी बैगर्स ढूंढने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये 70-75% ऑफ द वर्क होता है, और वो ये होता है कि इस बिज़नेस का एक्चुअल ROIC क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसमें इन्वेस्ट करते वक्त 2-3 चीज़ें और देखनी होती हैं।
एक चीज़ होती है कि आपने अगर किसी मल्टी बैगर में इन्वेस्ट करना है तो आपने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे नहीं खरीद लेना, वरना फिर होता यह है कि बिजनेस तो अच्छा होता है, बिजनेस ग्रो हो रहा होता है, लेकिन स्टॉक प्राइस इतनी ऊपर गई होती है कि वो 2-3 साल के लिए साइडवेज हो जाती है और आप सोचते हैं कि अब 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, मैंने सोचा था मैंने मल्टी बैगर स्टॉक लिया है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देगा 3 साल में, हर साल 25% बढ़ के, लेकिन ये तो बढ़ता ही नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन में आके लोग जो है ना बेच देते हैं। हालांकि गलती ये होती है कि आपने उसको एक हाई प्राइस पे खरीद लिया था और अब वो जो ओवर वैल्यूएशन है वो करेक्ट हो रही है। तो एक आपने मेक श्योर करना है कि आप जिस मल्टी बैगर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक डिसेंट पी रेशो पे ट्रेड कर रहा है, ताकि आपके साथ ये जो पूरा फ्रस्ट्रेशन वाला एपिसोड है वो ना हो। फिर आपने एक बड़ी मशहूर बुक है व्हाट गॉट यू हेयर वोंट गेट यू देयर। अब क्योंकि बिजनेसेस जो हैं ओवर टाइम इवॉल्व करते रहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी चेंज होती रहती हैं, और एक छोटी कंपनी से जब आप मीडियम साइज़ की कंपनी बन रहे होते हैं, फिर बड़े साइज़ की कंपनी बन जाते हैं, बहुत दफ़ा उस ग्रोथ को कंटिन्यू करना जो है वो इतना सिंपल नहीं होता। तो आपने ये देखना है कि पिछले 10-15 सालों में अगर कोई स्टॉक जो है वो मल्टी बैगर बना है तो उसके रीज़न क्या थे, और अगर वो रीज़न्स आज भी इंटैक्ट हैं तो वो अगले सालों में भी मल्टी बैगर रहने के चांसेस हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लकी सीमेंट पिछले 20-25 सालों में जो मल्टी बैगर बना है उसकी वजह ये है कि ये सीमेंट प्लांट्स के अंदर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले सबसे पहले थे, और इन्होंने गैस पावर प्लांट्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करके, पहले पाकिस्तान में गैस सस्ती होती थी, बाकी कंपेटिटर्स के मुकाबले में सस्ती बिजली का फ़ायदा उठाकर जो है बाकियों से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए और रैपिड एक्सपेंशंस की। तो अब अगर हम सोचें कि ये सीमेंट इंडस्ट्री में नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं तो क्या ये नेक्स्ट फ्यू सालों में भी मल्टी बैगर बनेगा? तो इसके लिए हमें इस चीज़ का आंसर ढूंढना होगा कि पहले जो सारी ग्रोथ थी वो सीमेंट बिजनेस से आ रही थी, लेकिन अब जो ग्रोथ है वो IPP से भी आ रही है, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी आ रही है, और वो थोड़ी बहुत जो है सीमेंट इंडस्ट्री से भी आ रही है, और फिर साथ साथ लकी सीमेंट का माइनिंग बिजनेस के अंदर जो है एंटर होने का भी प्लान है। तो अब ये जो सारे न्यू ग्रोथ के एवेन्यूज़ हैं, अगर इनका ROIC फ्यूचर में अच्छा होगा तो फिर ही ये कंपनी जो है वो फ्यूचर में मल्टी बैगर रहेगी। इसी तरीके से अगर हम इंटरलूप की बात कर लें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में LTFF की फैसिलिटी, लॉन्ग टर्म पे आपको सस्ते कर्जे भी मिलते होते थे, इनकम टैक्स रेट जो है वो भी कम होता था, इंटरलूप ने खुद भी रैपिड एक्सपेंशंस की और ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ की, अच्छे कस्टमर्स को ऑन बोर्ड किया, और सॉक्स के अंदर जो है ना दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन गए। इस वजह से इंटरलूप जो है एक मल्टी बैगर कंपनी बन गई। लेकिन अब सॉक्स में ग्रोथ तो चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ जब कंपनी ने अपैरल और डेनिम में एक्सपेंशन की है तो फिर इन सेक्टर्स को भी जो है अच्छे प्रॉफिट्स कमाने होंगे ताकि जो मल्टी बैगर स्टोरी है वो कंटिन्यू रहे। तो अब जो चेंजेस हो गई हैं वो ये है कि LTFF अब उस तरीके से अवेलेबल नहीं है, इनकम टैक्स भी लग गया है, पहले सिर्फ 1% ऑफ वैल्यू का टैक्स होता था, अब इवन दो सुपर टैक्स खत्म हो गया है एक्सपोर्टर्स पे, लेकिन फिर भी 29% इनकम टैक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने सोचनी होती हैं और देखना होता है कि कोई कंपनी अगर पास्ट में मल्टी बैगर थी, जिन चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करें कि इन चीज़ों ने इसको मल्टी बैगर बनाया, और अगर वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेंगी तो फिर ये स्टॉक भी फ्यूचर का भी मल्टी बैगर है। और अब फाइनल क्वेश्चन ले लेते हैं, और शकील अहमद साहब कहते हैं, आई एम इंजीनियर शकील अहमद, करंटली वर्किंग इन सऊदी अरेबिया and want to invest in Pakistan Stock Exchange. What is the procedure? Can you guide me and can I invest while I am in Saudi Arabia? The answer is yes. बिल्कुल यस। आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान ने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ लॉन्च की थी, रोशन डिजिटल अकाउंट, जिसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं पाकिस्तान में जब इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट कमाएंगे तो कल को कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद जब भी उनका दिल चाहे वो पैसे जो है वापस ओवरसीज़ फिर से लेके जा सकते हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि ज़्यादातर लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका सबसे बड़ा डर यही होता है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट चली गई वो कभी वापस फॉरेन करेंसी में नहीं आएगी। लेकिन इस चीज़ को अब ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर पेमेंट को जो है ऑनर किया है। जिस इन्वेस्टर ने अपने पैसे वापस मांगे हैं वो टाइम पे विदिन 1 to 2 डेज़ आपको फॉरेन करेंसी में आपके अकाउंट में वापस मिल जाते हैं। और इसका तरीका ये है कि आपने जो भी पाकिस्तान के 3-4 बड़े बैंक्स हैं उसके अंदर आपने जाके बताना है, या उनकी ऑनलाइन वेबसाइट या कस्टमर सपोर्ट से कहना है कि मुझे रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो ओपन कराना है, और आपका पहले बाहर बैठे हुए ही, सऊदी अरब में बैठे हुए ही एक बैंक अकाउंट खुलेगा, और जब वो बैंक अकाउंट ऑपरेशनल हो जाएगा तो उसके थ्रू फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कि मैं स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इस न्यू बैंक अकाउंट के थ्रू, और फिर आप अपनी मर्ज़ी का ब्रोकरेज जो है वो सेलेक्ट करके अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट भी खुलवा लेंगे।
आरडीए अकाउंट में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उसका कस्टोडियन जो है वो सीडीसी होता है। तो कस्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके सारे शेयर्स जो हैं वो सेफ़ हैं। आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है कोई साइन करने के लिए, कोई फ़ोटोकॉपी सबमिट कराने के लिए। सब कुछ जो है बाहर बैठे हो जाएगा। और अब तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अकाउंट्स खुल भी चुके हैं, तो आप अपने आसपास भी शायद अपने दोस्तों से पूछेंगे तो वो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके सर्कल में ऐसा कोई नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर्म जो है उसको फिल करें और हमारी टीम जो है आपको रीच आउट कर लेगी। तो दोस्तों ये था आज का मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द मंथ, जिसमें मैं आपके जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उस पर अपने कमेंट्स जो है वो शेयर करता हूँ। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल लगा होगा और हम नेक्स्ट मंथ भी इसको कंटिन्यू करेंगे सेम लेवल ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है हमें मौसूल हुए थे और टाइम की कमी की वजह से इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है हमने आंसर करके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं।